गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय नंबर 2 को, अम्ल क्षारक एवं लवण। तो यहाँ पर ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये NCERT नोट्स के द्वारा मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी नोट्स को के तरीके से इसको बना करके पढ़ाया जा रहा है, तो आप इससे खुद से भी नोट्स बना सकते हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, सारे परिभाषाओं को बहुत अच्छे से लिखा गया है। तो यदि आप इसको अपनी कॉपी में लिख करके याद करोगे तो बस समझ लो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तीसरी बात ये कि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी यहाँ मैं बताने वाला हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, एकदम VVI क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ। तो इस प्रकार से ये पूरा पैकेज आपको मिलने वाला है इस चैप्टर का, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हो। तो चलो हम लोग देखते हैं कि भाई आखिर क्या क्या बातें यहाँ पर पढ़ाई गई हैं। हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे पदार्थों का उपयोग करते हैं। बच्चों मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि ये जो पदार्थ होते हैं कहीं ना कहीं कोई क्या होता है, वह रसायन ही होता है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। अब ये जो रसायन हम लोग उपयोग कर रहे हैं वो अलग अलग प्रकृति का हो सकता है। जैसे कुछ रसायन क्या हो सकते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, यानी वो अम्ल होते हैं। कुछ रसायन क्या हो सकते हैं, क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, यानी वो क्षारक हो सकते हैं। जबकि कुछ रसायन क्या हो सकते हैं, लवण भी हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अम्लीय प्रकृति के जो पदार्थ जो हम लोग यूज़ करते हैं डेली, उनमें कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं, नींबू, संतरा, दही, इमली और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि धीरे धीरे हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब क्षारकीय प्रकृति की कौन कौन सी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, तो यहाँ देख सकते हो बेकिंग सोडा है, साबुन है, ये सब क्षारकीय प्रकृति के बोले जाते हैं। जबकि लवण में एकदम साधारण सा हम लोग जो नमक खाते हैं वह क्या है, एक लवण है। और भी बहुत सारे लवण के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहला हम लोगों का जो प्रश्न एग्जाम में आता है वह होता है, अम्ल और क्षारक के बीच में अंतर करें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के साथ धीरे धीरे करके हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणों में अंतर करें। तो ये दो क्वेश्चन बनता है बच्चों, और दोनों का उत्तर क्या होता है, अलग अलग होता है। यदि एग्जाम में पूछेगा सिंपल कि अम्ल और क्षारक में अंतर करें, तो ये जो मैं बता रहा हूँ वो हम लोग लिख लेंगे। लेकिन यदि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणों को लेकर के उसका अंतर करें, तो ये धीरे धीरे जब चैप्टर आगे बढ़ेगा और बहुत सारे रासायनिक गुणों को हम लोग पढ़ेंगे तो वो अंतर आप वहाँ पर कर सकते हैं। चलो तो देखते हैं अम्ल और क्षारक में क्या अंतर करेंगे। अरे बहुत आसान है, ये कक्षा 8 में भी आपने पढ़ा था। तो सबसे पहला, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो वह खट्टा होता है, ये तो तुम भी जानते हो। और क्षारक का स्वाद कैसा होता है, तो ये प्रायः स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। ये पहला डिफरेंस हम लोग लिख देंगे। दूसरा डिफरेंस, अम्ल को जब जल में डालते हैं तो उसका जो जलीय विलयन है वह H+ आयन प्रदान करता है, और यदि क्षारक को जल में डालेंगे तो OH- आयन प्रदान करता है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि H+ आयन हम लोग लिखते हैं तो बगल में AQ लगा करके लिख देंगे। इसको बोलते हैं H+ एक्वस, यानी हाइड्रोनियम आयन के नाम से भी इसको जानते हैं, वो आगे मैं बताऊंगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर बस एक्वस AQ जोड़ करके लिख देना। तो पहला तुम्हें याद हो गया, बिल्कुल याद हो गया। ये अम्ल खट्टे होते हैं, क्षारक कड़वे होते हैं। अम्ल H+ AQ आयन देते हैं, यानी हाइड्रोनियम आयन देता है, और जो क्षारक होता है हाइड्रोक्साइड AQ आयन देता है। कोई दिक्कत? नो सर। तो तीसरा अंतर क्या है, तीसरा भी तुम्हें याद ही होगा। तीसरा बोलता है कि जो अम्ल होता है उसमें यदि नीला लिटमस पत्र डाल दिया जाए। अब बोलोगे सर ये क्या है, नीला लिटमस पत्र क्या है, अम्ल में क्यों डालेंगे, वो सब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी मैं बस डायरेक्ट डिफरेंस तुम्हें बता दे रहा हूँ, उसको याद कर लेना। तो जब अम्ल में नीला लिटमस पत्र डालेंगे तो वह उसको लाल कर देगा। ठीक है, इसको याद भी कर सकते हैं, एसिड
अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिड। और एसिड में लास्ट में डी है, तो ये क्या कर देता है? रेड कर देता है। ऐसे याद कर सकते हैं। नहीं समझ में आया तो छोड़ दो भाई। एसिड में नीले लिटमस को डालेंगे यानी ब्लू को डालेंगे तो वो क्या कर देगा? रेड। ब्लू से रेड, ब्लू से रेड, याद रखना है। एग्जाम में यही गड़बड़ हो जाता है। क्यों गड़बड़ हो जाता है? क्योंकि क्षारक में यदि रेड लिटमस पत्र को डालते हैं तो वह क्या कर देता है? ब्लू कर देता है, यानी नीला कर देता है। तो ब्लू से रेड और रेड से ब्लू, तो इसको अच्छे से हमें याद रखना होगा। ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन हो गया तो एग्जाम में गलती हो सकता है। अब चलो उदाहरण। उदाहरण बहुत ही जरूरी है। यहाँ उदाहरण के लिए तुमने कक्षा 9 में इसका नाम पढ़ा भी होगा। जैसे HCl को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, ये कक्षा 9 में पढ़ा होगा। या फिर इसे हाइड्रोजन क्लोराइड कहेंगे। H2SO4 को हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं और इसे सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। और HNO3 को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन नाइट्रेट बोलेंगे। ठीक है, और इसका नाइट्रिक अम्ल नाम होता है। तो इस तरीके से ये तो तुमने कक्षा 9 में सीखा होगा और यहाँ भी तुम्हें सीख लेना चाहिए। और ये क्या है? एसिटिक एसिड है, एसिटिक अम्ल है। तो क्या सर इसे याद करना होगा? बिल्कुल याद कर लेना होगा। HCl क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसे याद कर लेना है। इस तरीके से मैं बता दे रहा हूँ। H2SO4 क्या हो गया? सल्फ्यूरिक अम्ल। ये HNO3 क्या हो गया? नाइट्रिक अम्ल। और ये क्या हो गया? एसिटिक अम्ल। अब यहाँ से जो हमारा क्षारक का उदाहरण है, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से ही क्वेश्चन तुम्हारा अब स्टार्ट हो जाता है। उदाहरण को लेकर के पूछेगा तुमसे कि HCl क्या है? तो HCl एसिड है। इसी तरीके से H2SO4 HNO3 क्या है? तो एसिड है। ये सब हमें याद कर लेना होगा। यहाँ से इसको भी हम लोग को क्या कर लेना है? याद कर लेना है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे हमारा टॉपिक आता है कि अम्ल एवं क्षारक का हम पता कैसे लगाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर रखा हुआ है अम्ल और यहाँ पे रखा हुआ है क्षारक, और तुम्हें बोला गया कि तुम पता करो कि इसमें कौन अम्ल है और कौन क्षारक। और तुम क्या करोगे? झट से इसको ले जाकर, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और क्षारक स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। तो तुमने क्या किया? इसको टेस्ट करने के लिए ये अम्ल है या क्षारक, ये अम्ल है या क्षारक, तुम्हें बताया नहीं गया, ये बस दिया गया है। तो तुम झट से उसको जीभ पर ले जा कर के रख देते हो टेस्ट करने के लिए कि यदि ये खट्टा होगा तो ये अम्ल होगा और ये कड़वा होगा तो ये क्षारक होगा। लेकिन बच्चा लोग, यदि इसमें HCl हुआ और तुमने जीभ पर रख लिया तो तुम्हारा जीभ क्या हो जाएगा? जल जाएगा। यानी कि किसी भी हर एक अम्ल और क्षारक को हम लोग टेस्ट करके यानी कि चख करके नहीं पता करते कि वो अम्ल है या क्षारक है। नहीं तो ये बहुत खतरनाक है बच्चों, इससे मुंह जल जाएगा बहुत। यदि ये जो एसिड होता है बहुत प्रबल होता है। इसी प्रकार से H2SO4 HNO3 ये भी बहुत प्रबल अम्ल है और गलती से ये हमारे शरीर में टच कर जाए तो वहाँ जला भी सकता है। तो बहुत सावधानी से इसे यूज भी करना चाहिए। इसका मतलब है कि हर चीज़ को टेस्ट करके मुंह में जीभ पर रख करके हम इसको पता नहीं कर सकते। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? तो दूसरा ऑप्शन है, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन यहाँ बताए जा रहे हैं, वही हमें पढ़ना है। तो इसका सिंपल सा आंसर अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अम्ल और क्षारक का पता की लगाने के लिए हम लोग बहुत सारे पदार्थों का उपयोग करते हैं और उनके द्वारा हम लोग अम्ल और क्षारक का पता लगाते हैं और इसे हम लोग क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। तो आ गया हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, सूचक किसे कहते हैं। देखो मैंने क्या बोला कि बहुत अच्छे से यहाँ मैं पढ़ाऊँगा, कितना अच्छा से लिखा हुआ है कि सूचक क्या कहते हैं। इसको तुम कितने अच्छे से अपनी कॉपी में लिख सकते हो और उसे याद भी कर सकते हो।
तो इसका उत्तर यह है कि सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग करके यह जांच किया जाता है कि कोई पदार्थ अम्ल है अथवा क्षारक। देखो कितने अच्छे से परिभाषा इसको लिखा गया है। या फिर बोले सूचक किसे कहते हैं, इसका उत्तर लिखा गया है, या सूचक का परिभाषा बोलो तो परिभाषा इस तरीके से लिखा गया है। इन पदार्थों को हम अम्ल क्षारक सूचक के नाम से भी जानते हैं। देखा तुमने कितना अच्छा सारी बातें बताई जा रही हैं। तो सूचक क्या हुआ भाई? सूचक कुछ पदार्थ हैं जिसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। उन पदार्थों को यदि अम्ल में डालेंगे तो हम पता कर सकते हैं कि वह अम्ल है, या फिर इसको क्षारक में डालेंगे तो हम पता कर सकते हैं यह क्षारक है। तो कैसे कैसे भला किसी पदार्थ के द्वारा हम लोग अम्ल और क्षारक का पता करेंगे? तो इसकी भी कई विधियां हैं। सबसे पहला तो रंग में परिवर्तन के द्वारा हम लोग अम्ल और क्षारक का पता लगाते हैं। दूसरा आगे पढ़ेंगे, गंध में परिवर्तन के द्वारा अम्ल और क्षारक का पता लगाते हैं। तो इस प्रकार से सूचक अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। अब देखो सूचक के प्रकार, सूचक के कितने प्रकार है? तो सूचक अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला जो सूचक है उसको बोलते हैं प्राकृतिक सूचक, दूसरा है कृत्रिम सूचक और तीसरा क्या है? गंधीय सूचक। ये तीन सूचक तुम्हें याद करना है। अब कई जगह इसको दो भाग में भी हम लोग बांट के पढ़ सकते हैं कि प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक। और ये जो गंधीय सूचक है इसको प्राकृतिक सूचक में डालकर ही हम पढ़ सकते हैं। मतलब कि ये ऐसा क्लासिफाई करके कहीं नहीं पढ़ाया गया है, ये मैंने तुम्हारे सुविधा के लिए लिख दिया है। देखो कितना क्लियर है। अब तुम फर्स्ट पेज जब एनसीईआरटी का पढ़ोगे तो इससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिलेगा नहीं। अब सुनो, प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? देखो कितना अच्छा से लिखा गया है। बोलता है वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, यानी कि नेचुरल रूप से, नेचर से या प्राकृतिक चीज़ों से प्राप्त होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे क्या हो गया, लिटमस क्या है? प्राकृतिक सूचक। हल्दी, चाइना रोज, लाल गोभी, ये सब क्या है? प्राकृतिक सूचक। उदाहरण, इसके उदाहरण इस प्रकार हैं। सबसे पहला है तुम्हारा लिटमस। लिटमस क्या है? तो यह एक प्राकृतिक सूचक है। तो अभी मैंने तुरंत लिटमस पत्र तुम्हें बताया था, तो यहाँ भी देख सकते हो लिटमस पत्र, ये है हमारा लिटमस पत्र। तो बता सकते हो कि ये कैसा लिटमस पत्र है बच्चा लोग? ये है नीला लिटमस पत्र। और नीला लिटमस पत्र को जब हम लोग किस चीज़ में डालते हैं? अम्ल में डालते हैं, तो नीला को अम्ल क्या कर देता है? लाल बना देता है। तो ये देखो ये लाल रंग का हो गया। ये कैसा हो गया? सब देखो ये लाल रंग का हो जाता है। यानी पहले हम लोगों ने नीला लिटमस पत्र डाला था और वो कैसा हो गया? लाल हो गया। तो जैसे ही नीला लिटमस पत्र डालते हैं तो उसका रंग क्या हो जाता है? लाल। तो हम बता देंगे कि अरे इसमें क्या है? अम्ल है। लेकिन मान लो इसमें पानी होता, क्या होता? पानी। अम्ल नहीं होता, अम्ल ना होकर के इसमें पानी होता। तब यदि नीला लिटमस पत्र हम लोगों ने डाला था तो ये नीला ही रहता, इसका रंग चेंज नहीं होता, रंग नहीं बदलता, नीला का नीला ही रहता। तब हम बोलते हैं कि इसमें अम्ल नहीं है। अब अम्ल नहीं है तो कुछ और हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें जल ही है लेकिन अम्ल तो नहीं है। तो समझ में आ रहा है? यही है हमारा लिटमस पत्र। तो लिटमस पत्र कैसे बनता है? तो एक कागज लेंगे और कागज को लिटमस में डुबो करके उसको लिटमस पत्र बनाते हैं। तो लिटमस क्या होता है भाई? तो ये देखो लिटमस यहाँ लिखा है, लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है। अब रंजक क्या होता है? रंजक का मतलब क्या होता है? रंगने वाला। यानी कि ये जो लिटमस है वह एक केमिकल है जो कि बैंगनी रंग का होता है, ठीक है, और बैंगनी रंग का रंजक होता है। मतलब कागज को इसमें डुबोया जाएगा तो बैंगनी रंग से उसको रंग देगा कागज को, और जब वो रंगा जाएगा कागज तो उसी को हम लोग लिटमस पत्र के नाम से जानते हैं, लिटमस पेपर के नाम से जानते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन यहाँ से आ गया कि लिटमस कहाँ से हमें मिलता है?
तो लिटमस हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है और लाइकेन से मिलता है। किससे मिलता है? लाइकेन। अब बोलोगे लाइकेन क्या है, तो समझ के चलो ये पौधों का ग्रुप है सिंपल भाषा में, यानी पौधों से मिलता है, प्लांट्स से मिलता है। किन पौधों से? लाइकेन से। तो क्वेश्चन आ गया तुम्हारा पहला ये ऑब्जेक्टिव, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा। ऑब्जेक्टिव कहीं से पूछ सकता है, ये याद रखना। सब्जेक्टिव क्या है कि एक चैप्टर में मान लो 10 सब्जेक्टिव भी आई याद कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव भाई उसका अधिकार है, कहीं से पूछा जा सकता है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारकीय, तब इसका रंग बैंगनी होता है। अब ये जो लिटमस है उसका रंग क्या होगा? बैंगनी, जब ये ना अम्लीय है ना ही क्षारकीय है। अब इसका उपयोग करेंगे हम लोग और क्या बनाएंगे? लिटमस पत्र बना देंगे। और लिटमस पत्र का रंग क्या होगा? नीला और लाल, जो कि बाजार में उपलब्ध है। और उसको हम लोग यूज़ करेंगे किसको जांच करने के लिए? अम्ल और क्षारक को। तो जल्दी से बता दो, नीला लिटमस पत्र का उपयोग किसके जांच के लिए करेंगे? लाल लिटमस पत्र का उपयोग किस चीज़ के जांच के लिए करेंगे? ये 2 क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से तुम लिख दो। दूसरा प्राकृतिक सूचक क्या है? वह है हल्दी। हल्दी के बारे में भी तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, तो यहाँ से ही क्वेश्चन आ गया कि हल्दी कैसा सूचक है? हल्दी प्राकृतिक सूचक है, तो हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। अब ये कैसा प्राकृतिक सूचक है कि जब जो हल्दी है वह क्षार से रिएक्ट करेगा, यानी क्षार या क्षार को बताएगा कि क्षार कौन सा चीज़ क्षारक है या नहीं है। तो जैसे ही हल्दी क्षारक से अभिक्रिया करेगा तो वो लाल भूरे रंग का हो जाएगा। देख सकते हो तुम, ये है हल्दी। अब इस हल्दी में यदि हम लोग साबुन को लगा दें तो ये देखो इस रंग का बदल जा रहा है, यानी लाल भूरे रंग का हो जा रहा है। और यदि लाल भूरे रंग का होगा तो ये बता देगा कि ये साबुन क्या है? क्षारकीय प्रकृति का है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सिंपल सी बात है कि इस हल्दी के द्वारा हम लोग क्षारक का पता लगाते हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सूचक कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। तो ये देखो यहाँ सारी बात लिखी भी हुई है, ठीक है। तो अपना जो नोट्स है उसमें ये सारा बात तुम नहीं लिखो, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूर लिख सकते हो। हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है, या पीला रंग का होता है, तुम भी जानते हो। कई बार आपने देखा होगा कि जब सफ़ेद कपड़ों पर सब्जी का दाग लग जाते हैं, यानी पीला दाग लग जाएगा सब्जी में, क्या होगा? हल्दी। तो हल्दी का दाग यदि सफ़ेद कपड़े में लग जाएगा और फिर उसको हम लोग साबुन से धोएंगे, जो कि क्षारकीय प्रकृति का होगा, तो उसका जो दाग है वो लाल भूरे रंग का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हल्दी है वो प्राकृतिक सूचक है, जैसे ही क्षार से वो क्षार के संपर्क में आएगा उसका रंग लाल भूरा कर देगा। बस इतना बात याद रखो, तो ये रंग याद रखना तुम। अब दूसरा क्या है? संश्लेषित सूचक, जिसको हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। तो पहला था प्राकृतिक सूचक और दूसरा क्या है? संश्लेषित सूचक। अब देखो, इसको सूचक भी कहते हैं, संसूचक भी कहते हैं, इसको अम्ल क्षारक सूचक भी कहते हैं, बहुत नाम से इसको जानते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो ये कैसा सूचक है भाई? तो ये वे सूचक हैं जो प्राकृतिक नहीं होते हैं बल्कि रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए जाते हैं। सिंपल सा बात है, जानते हो तुम कि हमारे पास 2 प्रकार की सामग्रियां होती हैं, एक होता है प्राकृतिक और दूसरा क्या होता है? संश्लेषित। प्राकृतिक जो कि डायरेक्ट प्रकृति से हमें मिलता है, और संश्लेषित जिसको हम बनाते हैं खुद से, वहाँ प्रकृति के समान का ही यूज़ करते हैं लेकिन बनाते हैं, मैन मेड होता है, मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है। तो इसमें आ गया 2, पहला हो गया मेथिल ऑरेंज और दूसरा फिनोप्थेलिन। मेथिल ऑरेंज फिनोप्थेलिन, मेथिल ऑरेंज फिनोप्थेलिन, कहीं कहीं मिथाइल ऑरेंज भी होगा, मिथाइल भी पढ़ सकते हैं, इसमें टेंशन लेने वाला बात नहीं है। क्या क्या है? मेथिल ऑरेंज फिनोप्थेलिन। तो यहाँ देख सकते हो मेथिल ऑरेंज है और ये फिनोप्थेलिन, ये दोनों क्या हैं? अम्ल क्षारक सूचक हैं। ये भी अम्ल क्षारक सूचक है, ये भी अम्ल क्षारक सूचक है। अब ये मत समझना कि ये अम्ल का सूचक है, ये क्षारक का सूचक है, ऐसी बात नहीं है। तो अब देखो, अब इस बात को यहाँ याद कर सकते हैं
कि जब इन सूचक को हम लोग अम्ल और क्षारक में डालते हैं तो किस प्रकार से रंग परिवर्तन होता है। मैंने बताया ना बच्चों, ये वीडियो पढ़ लोगे तो बस तुम्हारा सारा टेंशन खत्म हो जाने वाला है, क्योंकि सारी बातें यहाँ पर पढ़ा दी जा रही हैं। देखो, तो फिनोप्थेलिन को यदि हम लोग अम्ल में डालेंगे तो ये रंगहीन हो जाएगा। फिनोप्थेलिन को अम्ल में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रंगहीन। और फिनोप्थेलिन को यदि क्षारक में डाल देंगे तो क्षारक में डालने पर ये क्या हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। तो इसको याद कर लेना है। इसी तरीके से मेथिल ऑरेंज को हम लोग किस में डालेंगे, अम्ल में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये देखो अम्ल में डालेंगे तो रेड हो जाएगा। और जब इसको हम लोग कहाँ डालेंगे, क्षारक में, तो ये पीला हो जाएगा। तो इस बात को याद रखना है। रंग चेंज तुम याद कर सकते हो। देख लो, फिनोप्थेलिन अम्ल में डालने पे रंगहीन और क्षारक में डालने पे पिंक हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज को अम्ल में डालेंगे तो लाल होगा और क्षारक में डालेंगे तो पीला हो जाएगा। इस तरीके से इसे तुम याद कर सकते हो। अब आ गया हमारा गंधीय सूचक। तीसरे प्रकार का सूचक क्या है, गंधीय सूचक। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाता है। ऐसे पदार्थों को गंधीय सूचक कहते हैं। मैंने क्या बताया था शुरू में कि अम्ल क्षारक को हम लोग को पहचानने के लिए कुछ पदार्थ यूज़ करते हैं। अब जब पदार्थ यूज करते हैं उसको अम्ल क्षारक में डालेंगे तो हो सकता है उसका रंग बदल जाए, तो हम लोग पहचान लेंगे कि वह अम्ल है कि क्षारक है। देखो, ये सारा जो ऊपर मैंने पढ़ा उसमें रंग बदल जा रहा है, लेकिन अभी जो पदार्थ हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें गंध ही बदल जाएगा। यानी अम्ल में उसको डालोगे तो अलग गंध आएगा, क्षारक में डालेंगे तो अलग गंध आएगा। जैसे प्याज का रस, उसको यदि अम्ल में डालेंगे तो तीक्ष्ण गंध आएगा और क्षारक में डालेंगे तो कोई गंध नहीं आएगा। लौंग का उपयोग करेंगे तो लौंग का उपयोग यदि अम्ल में करेंगे तो समान गंध रहेगा, और यदि क्षारक में करेंगे डालेंगे तो कोई गंध नहीं आएगा। इस प्रकार से वहाँ चेक कर लेंगे हम लोग कि वो अम्ल है या क्षारक। और इस प्रकार के गंधक को क्या कहते हैं, गंधीय सूचक। और गंधीय सूचक में क्या क्या उदाहरण है देख लो। यहाँ से क्वेश्चन आ गया तुम्हारा, प्याज, वेनिला, लौंग कैसे सूचक हैं, तो इसका उत्तर है गंधीय सूचक हैं। देखा तुमने, ये सारी चीज़ें हम लोग को क्या करना है, याद कर लेना है। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और यह है अम्ल और क्षारक का रासायनिक गुणधर्म। जब भी रासायनिक गुणधर्म हम लोगों से पूछा जाता है तो उसमें बहुत सारे चीज़ों से हम लोग अभिक्रिया कराते हैं और उसके बाद रिजल्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो रासायनिक गुणधर्म है वह बोल रहा है कि अम्ल का धातु से अभिक्रिया। जो अम्ल है वह धातुओं से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, तो अम्ल धातु से अभिक्रिया करके संगत धातु का लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा आता है कि क्या होता है जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है, तो इसका उत्तर है कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। ये बात हमें याद रखना है। और साथ ही साथ एक लवण का भी निर्माण होता है। अब ये धातु क्या है, इसके बारे में आगे के चैप्टर में हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, उपधातु किसे कहते हैं। हालांकि यहाँ पर मैं बता दूं, जैसे कि लोहा को हम लोग क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे, कॉपर को धातु बोलेंगे, कैल्शियम को धातु बोलेंगे। ये सब चीज़ धातुएं होती हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अम्ल प्लस धातु, उससे बनेगा लवण और हाइड्रोजन गैस। तो इसे हमें याद रखना है एकदम। अब लवण क्या होता है, यहाँ से यदि हम लोग देखें तो अम्ल धातु के साथ मिलकर धातु का एक यौगिक बनाता है जिसे हम लोग लवण कहते हैं। यहाँ पर लवण की ये परिभाषा बताई गई है। आगे चल के लवण के बारे में और डिटेल हम लोगों को पढ़ना है। अब इससे रिलेटेड एक उदाहरण हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था, और यहाँ भी हम लोग एक उदाहरण पढ़ लेंगे। देखो, यहाँ पर जो चैप्टर 1 में हम लोगों ने उदाहरण पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जब जिंक को H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं। जिंक क्या है बच्चों, धातु है, और इस धातु का रिएक्शन यदि अम्ल से कराया जाएगा
तो क्या होगा? तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन गैस बनता है। और यहाँ देखो, ये जो जिंक सल्फेट है यही क्या है? लवण है। अब यहाँ पर जो हमें याद कर लेना है, इस पूरे रासायनिक अभिक्रिया को याद कर लेना है। तुमसे एग्जाम में पूछेगा क्या होता है जब जिंक का अभिक्रिया H2SO4 से कराया जाता है। इसका उत्तर है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। ये देख लो, ये इस अभिक्रिया को यहाँ, इस प्रयोग को यहाँ दिखाया गया है किस प्रकार से। यहाँ पर H2SO4 को रखा गया है और इसमें जिंक ग्रैनुअल्स को डाल दिया गया है। ये देखो, जिंक का दानेदार टुकड़ा इसमें डाला गया है, जिससे यहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रहा है। इस हाइड्रोजन गैस को यहाँ पर हम लोग कलेक्ट करते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है, कैसे पता करेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस है? यहाँ से भी एक क्वेश्चन तुम अपने दिमाग में रख सकते हो कि जब जलती हुई मोमबत्ती को इस हाइड्रोजन गैस के पास ले जाएंगे तो फट फट का ध्वनि उत्पन्न करेगा, और यदि फट फट की ध्वनि उत्पन्न होती है तो हम वहाँ पता कर लेंगे कि अरे ये तो हाइड्रोजन गैस है। अब आता है हमारा धातु का क्षारक के साथ अभिक्रिया। तो यही सेम टू सेम चीज़ यहाँ भी तुम देख सकते हो कि ये जो धातु है ये क्षारक के साथ जब अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। तो ये बात भी हमें क्या कर लेना है? याद कर लेना है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं तो यहाँ एक नाम याद कर लो, ये है तुम्हारा सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। देखो, रसायन यदि पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो ये सब नाम तो तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, नहीं तो काम कैसे चलेगा, समझ रहे हो। अब नया चीज़, धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल का अभिक्रिया, किस प्रकार से अम्ल अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सभी धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रदान करते हैं। यहाँ पर इसको देख सकते हैं, जैसे धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट किससे रिएक्ट करेगा? अम्ल से, और अम्ल से रिएक्ट करके लवण और CO2 और जल बनाता है। तब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि ये धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये कौन सी चीज़ है? अरे सिंपल सा है, कोई भी जो धातु है वो कार्बोनेट के रूप में होगा। जैसे मान लो C कैल्शियम हो गया, और कार्बोनेट क्या हो गया? CO3, इसको कहेंगे धातु का कार्बोनेट। इसी प्रकार से सोडियम हो गया, और ये CO3 को क्या कहते हैं? कार्बोनेट, तो ये हो गया धातु का कार्बोनेट। इसी प्रकार से ये हो गया सोडियम, और HCO3 को कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यदि NaHCO3 बनता है तो इसे बोलेंगे धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझ गए? तो इस प्रकार से धातु कार्बोनेट, और ये हो गया धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम को धातु कहते हैं, कैल्शियम को धातु कहते हैं। ये सब बात तुम आगे भी देखोगे, चैप्टर 5 में और अच्छे से पढ़ोगे। तो यही चीज़ को हमें क्या करना है? याद कर लेना है। हालांकि ये एग्ज़ाम में पूछता तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे से बन रहा है तो इसको याद कर लो। क्या याद कर लो? कि धातु कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण CO2 और H2O बनाएगा। दूसरा, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण CO2 और H2O बनाएगा। समझ गए? तो इसको करना क्या है सर? समझना है? नहीं समझना है थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसको याद कर लेना है। यहाँ भी देख सकते हो, ये अलग उदाहरण दिया गया है, ये बुक से नहीं है, इसलिए इसे याद करने का जरूरी नहीं है। चलो, इसी प्रकार से निम्न अभिक्रिया भी संपन्न होगी। जैसे सोडियम कार्बोनेट HCl से रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा। सोडियम कार्बोनेट क्या है बच्चों? ये है धातु का कार्बोनेट। किससे रिएक्ट कर रहा है? HCl यानी अम्ल से रिएक्ट कर रहा है, और ये क्या बना रहा है? एक लवण बना रहा है, CO2 बना रहा है और H2O बना रहा है। अब बीच बीच में जो क्वेश्चन तुम्हारे आ रहे हैं, तुम बोलोगे कि वो तो आपने पढ़ाया ही नहीं, तो ये लास्ट में जोड़ दिया जाएगा। ये तुम्हारा सारा NCERT का क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा कि लास्ट में जोड़ दिया जाए।
अब इसी प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, वो अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, लवण बना रहा है, CO2 बना रहा है और H2O बना रहा है। तो ये सारे चीज़ तुम यहाँ पर मतलब पढ़ते जाओ, हर चीज़ याद करने का ज़रूरत नहीं है। अब धातु का कार्बोनेट का हम लोगों ने उदाहरण देख लिया। देखो ये सब धातु का कार्बोनेट था। अब यह धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट का उदाहरण देखा जाए तो बस वही फिर है कि धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण, CO2 और जल बनाएगा। देखो इतनी बार मैंने रिवाइज करा दिया, तुम्हें याद भी हो गया होगा। उसका उदाहरण यहाँ देख सकते हो। जल्दी से बता दो ये क्या है। ये है धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि किससे अभिक्रिया कर रहा है, अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है। क्या बना रहा है, तो लवण बना रहा है, CO2 बना रहा है, H2O बना रहा है। ये प्योर सारा चीज़ NCERT से पढ़ाया जा रहा है, तो तुम इसे याद कर लो, मन है तो, नहीं है तो छोड़ दो, क्योंकि एग्ज़ाम में तो नहीं पूछेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, क्या प्रश्न, क्या होता है जब सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को ही हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, को अम्ल के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया कराया जाता है। ये डायरेक्ट NCERT का ही क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों अवस्थाओं में, यानी धातु कार्बोनेट और धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों अवस्थाओं में यदि अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण, जल और CO2 बनाएगा, लवण, जल और CO2 बनाएगा। अरे बाप रे, इतने बार में तो किसी को भी याद हो जाएगा। अब तो इस अभिक्रिया में जो CO2 बन रहा है, वह CO2 को जब चूना जल में डाला जाता है, चूना जल क्या हो गया, CaOH का होल 2, इसको बोलते हैं चूना जल। इसमें CO2 को डाला जाएगा तो ये CaCO3 का श्वेत अवक्षेप मिलता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तुम बना करके याद कर सकते हो कि क्या होता है जब चूना के पानी में CO2 प्रवाहित किया जाता है। तो इसका उत्तर है कि CaCO3 का श्वेत अवक्षेप मिलता है। अब बोलोगे ये क्या हुआ, अरे कुछ खास नहीं है। ये देखो यहाँ पर यदि हम लोग चूना जल ले लेंगे और चूना जल में हम लोग यहाँ CO2 को यहाँ पर डालेंगे, या मुंह से भी फूंक सकते हो, तो मुंह में भी तुम्हारा CO2 रहता है ना। अरे भाई जो सांस छोड़ते हैं उसमें CO2 रहेगा ना, तो उसको भी फूंक सकते हैं, यहाँ पर ये भी प्रयोग कर सकते हो। और नहीं तो CO2 है तो CO2 इसको डालो, तो ये CaCO3 यहाँ पर बनना शुरू होगा और वो जमा होना शुरू करेगा। तलहट्टी में क्या होगा, जमा होगा। तो ये जो तलहट्टी में जमा होगा उसी को अवक्षेप कहते हैं। किस रंग का होगा, तो सफ़ेद कलर का होगा। सफ़ेद मतलब वाइट कलर का अवक्षेप यहाँ पर जमा होगा जब इसमें क्या डालेंगे, CO2। लेकिन और ज़्यादा यदि CO2 डालोगे तो ये फिर यहाँ घुल जाएगा, यानी कि CaCO3 और H2O था उसमें और CO2 प्रवाहित करने लगेंगे तो ये जल में घुलना शुरू हो जाएगा, ये पूरा घुल जाएगा और यहाँ CaHCO3 का निर्माण होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस तुम याद कर सकते हो, इन दोनों को मिला करके भी ये क्वेश्चन बना सकता है। समझ में आ गया, तो ये याद कर सकते हो यहाँ पर जो दिया हुआ है। अब आ गया हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये VVI है या महा VVI है, या समझो कि आया हुआ क्वेश्चन है, या समझो कि आएगा ही आएगा। ये है कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, और इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसको दो भागों में हम लोग पढ़ेंगे। क्या है दो भाग, पहला लाइन में लिखेंगे जब अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करता है तो एक दूसरे के प्रभाव को, पहला लाइन में लिखेंगे एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देता है, ये पहली लाइन लिखेंगे। दूसरे लाइन लिखेंगे जिसके कारण लवण और जल का निर्माण होता है, इससे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी दो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ यदि लिख दिया जाए तो तुम्हारा आंसर कंप्लीट होगा और तुम्हें फुल नंबर मिल जाएगा। तो अब नहीं समझ में आया तो फिर से समझो क्या है ये। देखो ये जो अम्ल है वह क्षारक से जब अभिक्रिया करता है तो अम्ल क्षारक को और क्षारक अम्ल को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। मतलब इन दोनों, ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे।
और जब एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं उदासीन कर देना। अब तो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करके उदासीन कर देंगे और इसके इससे लवण और जल बनेगा। इसके बाद क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। देखा तुमने? तो ये हो गया हमारा पहला भाग जो कि परिभाषा में लिखेंगे और ये हो गया दूसरा भाग जो कि परिभाषा में लिखेंगे। तो फुल नंबर एकदम मिलने वाला है तुम्हारा, ये 5 नंबर में आएगा। तो देखो क्या लिखेंगे कि जब अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। ये पहले भाग में मैंने बताया। और इस अभिक्रिया को उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं और इसमें लवण और जल का निर्माण होता है। ये दूसरा भाग यहाँ पर लिख देना है। तो ये दोनों पॉइंट मेंशन करना बहुत ज़रूरी है बच्चा लोग, ये दोनों चीज़ लिखना। कुछ बच्चा लोग यहाँ तक लिख करके छोड़ देता है, ये बात लिखेगा बस, नीचे वाला नहीं लिखेगा। कुछ बच्चा लोग खाली नीचे वाला लिखेगा, ऊपर वाला नहीं लिखेगा। लेकिन तुम कोशिश करो कि दोनों बातों को लिखो तो बहुत अच्छा नंबर आएगा। यानी क्षारक अम्ल से अभिक्रिया करेगा, एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन करेगा, साथ में लवण और जल बनाएगा, इसे ही हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। याद हो गया? अब इसको यहाँ लिख भी देना है एग्जाम में, और इस उदाहरण को तो जरूर लिख देना है। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया? एक क्षारक हो गया। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो गया? एक अम्ल हो गया। ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन करके क्या बना देंगे? एक लवण बना देंगे और साथ में क्या बन जाएगा? जल। इसी को क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। देखा तुमने कितना आसान था। अब आता है हमारा नेक्स्ट रिएक्शन और ये है धातु ऑक्साइड का अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर अम्ल का मतलब तो तुम समझ ही रहे हो, जैसे कि HCl हुआ, H2SO4 हुआ, ये सब अम्ल हैं। लेकिन ये धातु के ऑक्साइड तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। धातु के ऑक्साइड का मतलब है कि धातु प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर के धातु ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि Ca हो गया धातु और O हो गया ऑक्सीजन, तो हो गया धातु का ऑक्साइड। Mg क्या हो गया? एक धातु और O हो गया ऑक्सीजन, तो हो गया धातु का ऑक्साइड। इस प्रकार से Cu कॉपर हो गया और इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, तो हो गया धातु का ऑक्साइड। समझ गए? तो अब इसी धातु के ऑक्साइड का अभिक्रिया किसके साथ कराना है? हमें अम्ल के साथ कराना है। मतलब कि धातु का ऑक्साइड प्लस करना है अम्ल। तो बोलता है तो इससे क्या बनेगा? तो इसका आंसर है कि इससे लवण प्लस जल का निर्माण होगा। अब तुम बोलोगे इसका और ऐसा भी किया, तो मैंने अभी तुरंत पढ़ा है। क्या पढ़ा है? तुमने पढ़ा था कि क्षारक प्लस अम्ल, पढ़ा है ना? क्षारक प्लस अम्ल से क्या बनेगा? लवण और जल, ऐसा पढ़ा है। इसका मतलब ये जो धातु का ऑक्साइड है वो कैसा प्रकृति का होता है? क्षारकीय प्रकृति का होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो धातु का ऑक्साइड है वो अम्ल से रिएक्शन करेगा और लवण और जल बनाएगा। देखो यहाँ पर अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, और अभी जो हम लोगों ने देखा धातु ऑक्साइड भी अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है और लवण और जल बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो धातु का ऑक्साइड है वह क्षारक की भांति कार्य करेगा। समझ गए? तो यहां से एक क्वेश्चन आएगा, बोलेगा कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं उसकी प्रकृति कैसी होती है। ये रहा तुम्हारा एक और ऑब्जेक्टिव। तो इसका आंसर है कि सभी धातु ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। हो गया आंसर। अब धातु का ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? तो धातु का ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा, जैसे मैंने अभी तुम्हें तुरंत बता दिया। तो इसे याद कर सकते हो। अब उदाहरण आ गया हमारा। उदाहरण क्या बोल रहा है?
कॉपर ऑक्साइड, ये रहा हमारा कॉपर ऑक्साइड। जल्दी बता दो कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ? धातु का ऑक्साइड। और ये हो गया हमारा अम्ल। तो धातु का ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया किया और कॉपर 2 क्लोराइड बना रहा है। क्या बना रहा है? कॉपर 2 क्लोराइड, और साथ में जल बना रहा है। तो यह एक लवण है। कॉपर 2 क्लोराइड क्या है बच्चों? यह एक लवण है। और ये जल तो तुम्हारा बन ही रहा है। इस प्रकार से ये धातु का ऑक्साइड कैसा प्रकृति शो कर रहा है? क्षारकीय प्रकृति शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है और लवण प्लस जल बना रहा है। एक ही बात को मैं कई बार बता रहा हूँ तो तुम्हें जरूर याद हो जाएगा। इसी प्रकार धातु का ऑक्साइड है और ये अम्ल से भी क्रिया कर रहा है, तो यहाँ पर एक लवण और जल बना रहा है। इसे भी याद कर सकते हो। अब एक और रासायनिक अभिक्रिया हम लोगों को पढ़ना है। ये क्या है? ये है क्षारक का अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। अब क्षारक क्या होता है? तो NaOH क्या है? क्षारक है। KOH क्या है? क्षारक है। अब ये अधातु का ऑक्साइड क्या होगा? तो अधातु मतलब मान लो कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब अधातु होते हैं। तो अब इसका ऑक्साइड जैसे CO2 क्या हो गया? ये हो गया अधातु का ऑक्साइड। NO2 क्या हो गया? अधातु का ऑक्साइड। तो यही बोल रहा है कि यह कोई क्षारक है। जब अधातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? तो ये भी उसी प्रकार से लवण और जल बनाएगा। तो यहाँ पर क्षारक हो ही गया, लवण और जल हो ही गया। इसका मतलब ये जरूर फिर अम्ल के जैसा व्यवहार कर रहा है, यानी ये अम्लीय प्रकृति का है। समझ गए? जैसे हम लोगों ने पिछला जो रिएक्शन था उसमें पढ़ा था, वैसे ही ये भी रिएक्शन है कि क्षारक प्लस अम्ल से क्या बनता है? लवण प्लस जल। इसका मतलब ये जो अधातु का ऑक्साइड है वह अम्लीय प्रकृति का होता है। तो यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। तो क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया कि अधात्विक ऑक्साइड कैसा प्रकृति का होता है? तो अम्लीय प्रकृति का होता है। एक और पीछे जो मैंने बताया बोलेगा कि धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? तो क्षारकीय प्रकृति का होता है। इन दोनों क्वेश्चन को हमें याद कर लेना है। यहाँ देखो एक उदाहरण है। ये हो गया हमारा क्षारक और ये हो गया अधातु का ऑक्साइड, यानी अम्ल के जैसा ये व्यवहार करेगा। और ये क्षारक तो हो ही गया। दोनों मिला के क्या बनेगा? लवण बनेगा और साथ में क्या बनेगा? जल बनेगा। तो इस प्रकार से ये उदाहरण हम यहाँ याद कर सकते हैं। अब अम्लों और क्षारकों में क्या समानता है? तो सिंपल सा बात है कि जो अम्ल है वह जल में घुल करके H+AQ आयन देता है, जिसे हम लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। हाइड्रोनियम आयन देता है। H+ को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन और AQ लगा देंगे तो हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन। इसी प्रकार से जो क्षारक है OH- यानी हाइड्रोक्साइड एक्वस आयन देता है। इस प्रकार से ये आयन्स हमें याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में। यहाँ देख सकते हो अम्ल को जल में हम लोग घोलेंगे, तो जब अम्ल को जल में घोला जाता है तो हाइड्रोजन आयन H+ एक्वस प्राप्त होता है और इसको पूरा मिला के हम लोग हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ कहते हैं। समझ गए? यह हाइड्रोजन आयन मुक्त रूप में नहीं रहता बल्कि जल के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन निर्माण करता है। हाइड्रोजन आयन को हम हाइड्रोनियम आयन के रूप में दर्शाते हैं, यानी जो हाइड्रोजन आयन है उसको हम लोग H+AQ के नाम से लिखते हैं और इसे ही क्या बोलेंगे? हाइड्रोनियम आयन। तो कभी भी H+ आयन हम नहीं लिखते हैं, H+AQ लिखते हैं। हालांकि तुम कई जगह हाइड्रोजन आयन भी लिख देते हो तो वो गलत नहीं है। समझ गया? अब आ जाता है क्षारकों को जब जल में घोलेंगे तो भाई क्या होगा? फिर OH-AQ मिलेगा। सिंपल सा है। तो यहाँ 3 देख सकते हो, दिया भी गया उदाहरण। जैसे NaOH है,
इसको जब हम लोग जल में घोलेंगे तो Na+ और OH- देगा। KOH को जल में घोलेंगे तो K+ OH- एक्वस भी लगाना है साथ में। एक्वस मतलब जल उसमें घुला हुआ है या जल में घुला हुआ है। अब देखो MgOH का होल 2 है तो Mg2+ आयन देगा और 2OH- एक्वस देगा। इस तरीके से ये चीज को हम लोगों को याद रखना है। जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो हमेशा अम्ल या क्षारक को जल में ही मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। इसका सीधा सा मतलब है, ऐसे समझो, तुमसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि यहाँ पर यदि अम्ल रखा हुआ है उसमें पानी डालेंगे कि पानी में अम्ल डालेंगे। मतलब कि यहाँ अम्ल है उसमें हम लोग जल डालेंगे, या यहाँ जल रखा हुआ है उसमें अम्ल डालेंगे। क्या करेंगे, कौन सा प्रक्रिया सही है? तो इसका आंसर ये सही है बच्चों, कि नीचे रहेगा जल, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा करके हम लोग अम्ल को डालते हैं और फिर उसको घुलाते रहते हैं। अब बोलोगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होगा कि जो जल है अम्ल से बहुत तेजी से रिएक्शन करेगा। तो यहाँ बहुत सारा अम्ल है और उसमें जल मिलाएंगे तो ये एक बहुत ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होता है और एकदम ये क्या हो सकता है, ऊपर की ओर आ सकता है और हम जल भी सकते हैं। इसलिए ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। ये हमारा सामान्य सही प्रक्रिया है। अब बोलोगे कि अम्ल में जल को मतलब जल और अम्ल को मिश्रण का क्यों किया जाएगा? इसका आंसर सीधा सीधा है कि हम अम्ल जो हमारे पास होता है उसको अपने आवश्यकता अनुसार हम लोग तनुकृत करते हैं। तनुकृत करने का मतलब क्या हो गया कि पतला करते हैं। अब पतला करने का क्या मतलब हो गया कि भाई सीधा सा पानी मिलाते हैं। समझ गए? तो पानी मिलाना है तो ऐसे पानी नहीं डाल देना ऊपर से, ऐसे पानी नहीं मिलाना है। पानी मिलाना है तो पानी को नीचे रखना है और अम्ल को ऊपर से डालना है। यही बात यहाँ बोल रहा है कि हमेशा अम्ल या क्षारक को जल में ही मिलाना चाहिए, यानी जल नीचे रखना चाहिए और उसमें अम्ल धीरे धीरे डालो और उसको हिलाओ। कभी भी ऐसा काम नहीं करना कि अम्ल नीचे जल ऊपर, तो ये स्प्लैश कर जाएगा और हम जल भी सकते हैं, यानी कि मिश्रण असफलित तो हो जाएगा, ऊपर की ओर फेंक देगा और हम जल जाएंगे। तो ये सारा चीज़ हमें देखना होता है। तो इससे कोई क्वेश्चन उतना पूछता नहीं है, लेकिन ध्यान में रखो। अब जल को अम्ल में डालने से, ये वाला तो तुमने समझ गया। अब देखना, प्रश्न यहाँ पर एक पूछ रहा है कि हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल के निर्माण के लिए एक प्रयोग को दर्शाएं। यह भी बताएं कि जब अम्लीय आर्द्र लिटमस पत्र को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के पास ले जाया जाता है तो उसका रंग में परिवर्तन देखा जाता है, क्यों? तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, फिर दूसरा मैं समझा रहा हूँ। सीधे से बोलता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, के निर्माण के लिए एक प्रयोग बताएं कि कैसे हाइड्रोजन क्लोराइड HCl आप निर्माण कर सकते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन है। क्या एग्जाम में आता है? नहीं, एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन तुम्हें पढ़ना है क्योंकि एक्टिविटी में दिया है। तो हम लोग कैसे करेंगे? कुछ नहीं, सिंपल सा बात है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया कराएंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या हो गया? H2SO4, इसको सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड, Na2 में लिख रहा हूँ, देखो तो जरा सा। NaCl ये तो तुम जानते ही हो, बचपन से पढ़ के रखा है। NaCl और ये क्या हो गया? H2SO4। इनकी जब अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl हमें प्राप्त होता है। एकदम सिंपल सा बात हो गया। अब हमें HCl प्राप्त होता है तो ये किस रूप में प्राप्त होगा? गैस के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। तो अब जो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एक लिटमस पत्र है। अब लिटमस पत्र कैसा है? आर्द्र है, यानी इसमें पानी से भींगा हुआ लिटमस पत्र है। और ये लिटमस पत्र किस रंग का है? लाल रंग का लिटमस पत्र है।
अब इस लाल रंग के लिटमस पत्र को हम लोग कहाँ ले, लाल नहीं है, नीला है, सॉरी ये नीला है क्योंकि अम्ल है ना, तो ये नीला यूज करेंगे। नीला रंग का लिटमस पत्र है। कैसा लिटमस पत्र है? जो कि पानी से भींगा हुआ है। इसको जब HCl के पास ले जाएंगे, पानी से भींगे हुए को, तो क्या होगा? इसका रंग बदल जाएगा और ये कैसा हो जाएगा? लाल रंग का हो जाएगा। ठीक है, जो कि बताएगा कि ये क्या है? अम्ल है। HCl क्या है? अम्ल है, यह ये बताएगा। अब यहां पर से एक और क्वेश्चन आता है तुम्हारा कि यदि इसको पानी से नहीं भिंगाया जाए फिर HCl के पास ले जाया जाए तो क्या इसका रंग बदलेगा? तो आंसर है नहीं, इसका रंग नहीं बदलेगा, क्योंकि ये जब आर्द्र होता है यानी जलीय होता है तभी HCl को ये क्या कर पाता है? डिटेक्ट कर पाता है। मतलब H+ आयन यहाँ पर वो टूटता है, जिस कारण से ये पता कर पाता है कि ये अम्ल है अथवा नहीं है। इसका मतलब है कि सिर्फ लिटमस पत्र को ले जाने पर अम्ल और क्षारक पता नहीं चलेगा, उसमें आर्द्रता भी होनी चाहिए, ये बात ध्यान देना। तो जब आर्द्र नीला लिटमस पेपर को HCl के समीप लाया जाता है तो उसका रंग परिवर्तन देखा जाता है और उसका रंग लाल हो जाता है। ये कब होगा? जब नीला लिटमस पेपर आर्द्र होगा, तभी ये हो पाएगा। यहाँ पर देख भी सकते हो H2SO4 था। अब H2SO4 को सोडियम क्लोराइड से जब अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर हमें HCl प्राप्त होता है। ये देखो HCl प्राप्त होता है। और यहाँ पर क्लियरली चित्र में देख सकते हो, ये देखना चित्र में दिखाया हुआ है कि जब यहाँ पर भींगे हुए नीले लिटमस पेपर को हम लोग ले जाते हैं तो उसका रंग कैसा चेंज होने लगता है? ये देखो, ये लाल बदलना शुरू हो जाता है। ये सब बात समझ रहे हो? बिल्कुल, बहुत आसान सा चीज़ है, इसमें समझने की क्या बात है। ठीक है, यह कैल्शियम क्लोराइड डाला जाता है। कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग किस चीज़ के लिए होता है? ये यहाँ पर नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब चलो डाइल्यूशन हम लोग पढ़ते हैं, तनुकरण। तो अभी मैंने बता दिया तनुकरण मतलब क्या हो गया, सिर्फ सिंपल सा उसमें जल को मिलाना। तनुकरण क्या है? जल में अम्ल या क्षारक को मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। अरे सिंपल सा मतलब है कि वो पतला हो जाता है, समझ गए? अब कैसे? क्योंकि पहले मान लो यहाँ पर देखना, ये देखो यहाँ पर 100 H+ आयन था, ठीक है, इतना ही पानी में कितना था? 100 H+ आयन था। अब जब हम लोगों ने पानी को बढ़ा दिया तब इसमें भी 100 H+ आयन है, यानी कि इस आयतन में हाइड्रोजन आयन क्या होते जा रहा है? घटते जा रहा है। और पानी डाल दोगे तो और हाइड्रोजन आयन इस आयतन में क्या होगा? घटेगा। मतलब कि पानी बढ़ते जाएगा, तो इसी को हम लोग तनुकरण कहेंगे। अब तुम बोलो कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं सर। नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझो कि ये हम लोगों ने चीनी और पानी का यहाँ पर शरबत बनाया है। अब क्या करेंगे? ये चीनी जो है, मान लो कि 1 चम्मच चीनी है या 4 चम्मच चीनी है, मान लो कितना है? 4 चम्मच चीनी है। अब इसमें 1 गिलास और पानी डाल देंगे तो पानी तो बढ़ जाएगा, लेकिन चीनी क्या रहेगा? 4 चम्मच ही रहेगा। अब 1 गिलास और पानी इसमें डाल दो तो पानी बढ़ते जा रहा है, चीनी जितना था उतना ही रह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। यानी कि पानी के बढ़ने के कारण चीनी थोड़ा ही बढ़ रहा है, चीनी जितना था उतना ही है, तो ये पतला होते जाएगा। यही बात यहाँ पर बोल रहा है। यही तनुकरण का सीधा सा मतलब समझ लो, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। अब अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं? देखो, अम्ल और क्षारक प्रबल और दुर्बल दोनों हो सकते हैं, वो आगे उदाहरण के साथ मैं बताऊंगा। तो बोलता है अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता को पता करने के लिए सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग किया जाता है। अब सार्वत्रिक सूचक क्या है ये मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, तब ये तुम्हें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। क्योंकि सबसे पहले यही समझना चाहिए कि भाई प्रबल अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है ना। यहाँ देखो, तो प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? जिस विलयन में अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल होते हैं उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं।
जबकि कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। अब ये समझ में नहीं आ रहा तुम्हें तो ऐसे समझो, जैसे कि मान लो कि ये पानी है, पानी में हम लोगों ने 100 HCl को डाल दिया, 100 अणु डाल दिया, तो पानी में डालने पे ये टूटता है और H+ और Cl- आयन बनाता है। तो यदि हम लोगों ने 100 डाला था और यहाँ पर मान लो 99 H+ और 99 Cl- बनता है, या फिर 100 H+ बनता है, तो हम बोलेंगे कि ये पूर्ण रूप से टूट रहा है और ज़्यादा हाइड्रोजन आयन दे रहा है, तो इसे हम लोग फिर प्रबल अम्ल कहेंगे। लेकिन कुछ अम्ल ऐसे भी हैं जैसे CH3COOH, इसको जब जल में डाला गया तो CH3COO और प्लस क्या होगा, H+ आयन होगा। तो मान लो इसको 100 हम लोगों ने डाला और मात्र 50 H+ मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब बाकी सब यहाँ टूट नहीं रहा है, जैसा था वैसा ही बना हुआ है। तब इस प्रकार के अम्ल को हम लोग दुर्बल अम्ल कहेंगे। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो फिर से समझो कि यदि ऐसा अम्ल जो पूर्ण रूप से डिसोसिएट हो जाता है, यानी टूट जाता है पानी में डालने पर, उसे हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। और जब पूर्ण रूप से ये नहीं टूटता, कुछ टूटता है बाकी नहीं टूटता, तो इसे हम लोग दुर्बल अम्ल कहेंगे। यानी H+ आयन जिसमें बहुत ज़्यादा उत्पन्न होगा वो प्रबल अम्ल, और H+ आयन कम होगा वो दुर्बल अम्ल कहलाएगा। अब इसका नाम याद कर लेना है, तो HCl, H2SO4, HNO3, ये एकदम 3 नाम याद कर लेना है। इसके बाद ये हो गया एसिटिक अम्ल, फिर लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ये सब क्या है, दुर्बल अम्ल हैं। अब जब क्षारक की बात करेंगे तो क्षारक में भी सेम टू सेम वही हो गया कि जिसमें ज़्यादा OH- आयन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, प्रबल क्षारक, और कम OH- होगा तो दुर्बल क्षारक। जैसे NaOH, KOH, COH का होल टू, ये प्रबल क्षारक हो गया, और NH4OH क्या हो गया, दुर्बल क्षारक हो गया। इसको एकदम याद कर लेना है, ऑब्जेक्टिव कभी भी पूछ सकता है। तो हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था कि कुछ ऐसे सूचक होते हैं जिसका उपयोग करके हम लोग अम्ल और क्षारक का पता करते हैं। अरे सूचक पढ़ा है ना हम लोगों ने शुरू में, तो हम लोगों ने देखा था कि सूचक क्या होते हैं जो अम्ल और क्षारक का पता करते हैं, अम्ल और क्षारक को बताते हैं। लेकिन अब एक ऐसे सूचक के बारे में हमें पढ़ना है जो कि अम्ल क्षारक की प्रबलता को बताता है, यानी कौन अम्ल प्रबल है या कौन अम्ल दुर्बल है, कौन क्षारक प्रबल है कौन क्षारक दुर्बल है, उसको बताना शुरू कर देगा तो उसका नाम क्या है, सार्वत्रिक सूचक। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता को बताने वाले सूचक को क्या कहते हैं, तो आंसर है सार्वत्रिक सूचक। तो सार्वत्रिक सूचक भी कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि किसे कहते हैं, तो सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। इस सार्वत्रिक सूचक के प्रयोग से अम्ल या क्षारक के प्रकृति तो बताएगा ही कि अम्ल है कि क्षारक है, लेकिन साथ साथ वह यह भी बताएगा कि अम्ल क्षारक कितना प्रबल है और कितना दुर्बल है। तो ये कैसे बताएगा, ये उसका रंग में परिवर्तन करके बता देगा। जैसे यहाँ भी देख सकते हो, यदि इतना लाल हो गया, अरे कुछ खास नहीं है, ये क्या होगा, एक स्ट्रिप ऐसे होगा, जैसे कि मैंने बताया था शुरू में ही, जो तुम्हें लिटमस पेपर बताया था, वैसे ही ये पेपर है। अब इसको अम्ल में डालने पे एकदम लाल ऐसे गाढ़ा हो गया, तो बोलेंगे कि ये प्रबल अम्ल है। या फिर ऐसा ग्रीन टाइप हो गया तो बोलेंगे कि ये उदासीन है। या ऐसा पर्पल कलर का वो रंग चेंज हो गया तो बोलेंगे कि ये बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा क्षारकीय है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो रंग होता है, ये रंग बताता है कि कितना कम अम्लीय है या ज़्यादा अम्लीय है, कम क्षारकीय है या ज़्यादा क्षारकीय है। और इसको एक स्केल के रूप में भी विकसित किया गया है। यहाँ देख सकते हो एक स्केल है, यहाँ 14 है, यहाँ 7 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है,
और इधर शून्य आ जाएगा तुम्हारा। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, एक तुम्हारा 0 से 7 और 7 से 14 तक एक स्केल विकसित किया गया है। इसे हम लोग पीएच स्केल के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या करता है, अम्ल और क्षारक की प्रबलता को बताता है। तो यहाँ पर देख सकते हो तुम, ये देखो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, 0 से लेकर के 7 तक और 7 से 14 इधर बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं पीएच स्केल। क्या कहते हैं, पीएच स्केल। और पीएच स्केल के द्वारा हम बता सकते हैं, पीएच स्केल में कुछ मान होगा, जैसे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 14, ऐसे पीएच मान तुम्हें बताया जाएगा। और यहाँ स्केल में देख करके फिर हम बताएंगे कि वो अम्लीय है अथवा क्षारकीय है या फिर उदासीन है। तो अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर इस पीएच स्केल से हम लोग कैसे पता करते हैं कि कोई भी पदार्थ कितना अम्लीय है अथवा कितना क्षारकीय है। तो बहुत सिंपल है, यदि किसी पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 है तो हम उसे उदासीन मानते हैं, सिंपल सा। और जैसे जैसे पीएच का मान घटते जाता है, अब पीएच का मान क्या हो सकता है, पीएच का मान तुम्हारा 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 5.2 भी हो सकता है। तो जैसे जैसे पीएच का मान घटते जाएगा, हम बोलेंगे वह ज़्यादा अम्लीय होते जाएगा। ज़्यादा क्या होते जाएगा, अम्लीय होते जाएगा। जैसे पीएच का मान 6 है और पीएच का मान 5 है, तो इनमें से कौन ज़्यादा अम्लीय है, तो हम बोलेंगे पीएच 5 वाला ज़्यादा अम्लीय है, जबकि पीएच 4 वाला उससे भी ज़्यादा अम्लीय है, और पीएच 1 वाला इन सब से ज़्यादा अम्लीय है। समझ में आ रहा है। लेकिन क्षारकीय में क्या होगा, जैसे जैसे इस साइड में जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे तो पीएच का मान बढ़ेगा और उतना ज़्यादा प्रबल वो क्षारक होते जाएगा। जैसे मान लो पीएच वैल्यू 8 है और पीएच वैल्यू 10 है, तो दोनों के दोनों क्षारक हैं, दोनों क्या हैं, क्षारक ही हैं। लेकिन पीएच वैल्यू 10 वाला ज़्यादा प्रबल क्षारक होगा, जबकि पीएच वैल्यू 8 वाला कम प्रबल होगा, यानी कि वह दुर्बल होगा। समझ में आ रहा है। इस प्रकार से यदि किसी पदार्थ का पीएच वैल्यू 14 है तो वह प्रबल क्षारक कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इधर क्या होगा, इधर से क्षारक प्रबलता बढ़ता चला जाएगा। तो ये याद रखना है क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछा जाता है। तो बोलेगा पीएच लेवल से पीएच वैल्यू 7 है, तो बताइए अम्लीय क्षारकीय है या उदासीन है, तो आंसर है उदासीन है। और पीएच इधर से बढ़ते जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, क्षारकीय हो जाएगा। और पीएच इधर से घटते जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। इस प्रकार से इसे याद रखना है। बस वही बात यहाँ भी दे रखा है तुम्हें, किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होता है। यदि 7 से कम होगा तो वह अम्लीय हो जाएगा, यदि 7 से ज़्यादा होगा तो वह क्या होगा, क्षारकीय हो जाएगा। यही सब बात याद हमें रखना है। चलो, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। अब एक वर्ड आता है क्षार यानी एल्कली। तो इसका मतलब क्या होता है, जल में घुलनशील क्षारक को हम लोग क्षार कहते हैं। तो जो भी क्षारक होते हैं बेसिकली वो जल में घुलनशील ही होते हैं, लेकिन खास यहाँ पर वर्ड उसके लिए यूज़ कर रहा है क्षार। तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं। अब आएगा दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पीएच मैंने बताया कि अलग अलग पदार्थ हैं, उसका पीएच का मान अलग अलग होगा, जिससे हम जान पाएंगे कि वह अम्लीय है अथवा क्षारकीय। तो सबसे पहले हमारे शरीर की बात कर रहा है, बोलता है हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच के परास यानी रेंज के बीच कार्य करता है। तो क्या बता सकते हो ये अम्लीय है अथवा क्षारकीय? बिल्कुल, ये उदासीन है। और उदासीन से किस ओर बढ़ रहा है, क्षारकीय की ओर बढ़ रहा है। मतलब हमारा जो शरीर का पीएच है वह
उदासीन से क्षारकीय, इसी रेंज में कार्य करता है हमारा शरीर। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास परिसर रेंज में ही जीवित रह सकता है, यानी कि उसके शरीर का जो पीएच वैल्यू है वह एक रेंज उसका जो है एकदम खास रेंज होगा, उससे कम ज़्यादा में उसको दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। अब वर्षा के जल का पीएच का मान जब 5.6 से कम हो जाएगा, पहले ये तुम बता दो 5.6 यदि पीएच है तो अम्लीय है अथवा क्षारकीय है? बहुत सिंपल है, 7 से यदि कम है तो वह क्या होता है? अम्लीय होता है। इसका मतलब ये क्या है? अम्लीय ही है। तो बोल रहे 5.6 से कम यदि पीएच का मान है तो वह अम्लीय है, और हम लोग अम्लीय वर्षा इसे कहेंगे। बिल्कुल, अम्लीय वर्षा जानते हो कि जब वर्षा के जल के बूंदों के साथ अम्ल बरसना शुरू हो जाएगा तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। समझ रहे हो ना? अम्लीय वर्षा की हानियाँ। तो अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच का मान हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। मतलब जिसमें पीएच का वैल्यू का मान कम होगा उसमें जीवों का रहना कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अब आ गया मिट्टी की अम्लीयता। कई बार किन्हीं कारणों से अथवा अम्लीय वर्षा के कारण मिट्टी के पीएच का मान क्या हो जाएगा? कम होगा। जल्दी से बता दो कि मिट्टी के पीएच का मान कम हो गया तो वो क्या हुआ? अम्लीय हो गया। क्या हो गया? अम्लीय हो गया। अब जब मिट्टी अम्लीय हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम आएगा? तो ये जो है इसमें बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कि इस अम्लीय मिट्टी में फिर नहीं अच्छे से उग पाएंगे। मिट्टी के अम्लीय गुण बढ़ जाने से पौधे को नुकसान पहुंचता है, जिससे फसल फिर अच्छी नहीं होगी। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि मिट्टी की अम्लीयता को खत्म करने के लिए मिट्टी में चॉक पाउडर या चूना मिलाएंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन होता है कि मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? तो आंसर है चूना मिला दिया जाता है। तो इससे मिट्टी की अम्लीयता कम हो जाती है। अब आ गया हमारे पाचन तंत्र का पीएच। तो हमारा जो अमाशय है इसके बारे में कब पढ़ोगे? चैप्टर नंबर 6 में हम लोग पढ़ते हैं। वहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ स्टमक के बारे में पढ़ते हैं। तो हम जानते हैं कि उससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है जो कि भोजन के पाचन में सहायता करता है। इसका मतलब है हमारा जो स्टमक है बच्चों, उसमें से HCl निकलेगा और हमारे भोजन को पचाता है। अब अपच की स्थिति में क्या होता है कि उदर में अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न होने लगता है, जिसके कारण पेट में दर्द और जलन अनुभव होता है। यानी कि हम लोग सिंपल भाषा में बोलते हैं कि इसमें एसिडिटी होने लगता है। अब एसिडिटी जब होगा यानी एसिड बढ़ जाएगा तो हम क्या करते हैं? एंटासिड का उपयोग करते हैं। एंटी मतलब क्या होता है? एंटी माने दुश्मन। किसका दुश्मन? एसिड का दुश्मन। तो एसिड का दुश्मन कौन होगा? क्षारक। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो क्षारक होते हैं अम्ल को उदासीन कर देते हैं, इसलिए हम लोग एंटासिड का उपयोग करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा आएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो आंसर है वह एक एंटासिड है। यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। ये क्या करता है? जब अम्लीयता हो जाती है पेट में ज़्यादा तो हम लोग इसका उपयोग करते हैं। समझ गए बात को? अब यहाँ एंटासिड के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, उसे मैं पढ़ देता हूँ। एंटासिड अम्ल के प्रभाव को कम करने वाला दुर्बल क्षारक है। यानी ये कैसा होता है? दुर्बल क्षारक होता है। किसके प्रभाव को कम करता है? अम्ल के प्रभाव को कम करता है। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे दुर्बल क्षारक एंटासिड के संघटक में शामिल होते हैं। ये अम्लीय प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। तो यहाँ से जो मैंने ऑब्जेक्टिव बताया, ये तुम्हारा एक ऑब्जेक्टिव आएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा दंत क्षय। तो सामान्यतः मुंह का पीएच क्या होता है? 5.5 लगभग रहता है।
बताओ तुम जरा सा, ये क्या हो गया? ये हो गया अम्लीय। लेकिन बोलता है कि यदि इसका मान अब 5.5 से भी कम हो जाए, यानी ये ज़्यादा अम्लीय हो जाए, तो दंत क्षय प्रारंभ हो जाएगा। यानी हमारा जो दांत का एनामल होता है वह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पार्ट होता है। और ये क्या होने लगेगा? फिर मुलायम होने लगेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर तुम देख सकते हो, ये देखो यही है हमारा दांत। दिख रहा है सबको? दांत में अलग अलग भाग होते हैं, उसी में होता है हमारा एनामल। ये देखो ये है एनामल। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव तुम याद कर सकते हो कि ये शरीर का सबसे कठोर भाग है हमारा एनामल, जिसे दंतवल्क भी कहते हैं। और ये किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। और दंत क्षय में ये क्या होगा? धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएगा। यह दांतों की बाहर से बचाव करता है। जब मुंह का पीएच, अब देखो पीएच 5.5 से कम होगा तो दंत क्षय होना शुरू हो जाएगा। ऐसा कैसे होगा? देखो, जब हम भोजन या कोई मीठी चीज खाते हैं तो भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा तथा खाद्य रह जाता है। अरे भाई, जब मुंह में भोजन हम लोग खाते हैं तो मीठा चीज़ भी खाएंगे, चावल भी खाएंगे, रोटी भी खाएंगे, तो उसके कुछ टुकड़े फंस सकते हैं, यानी कि वो मुंह में ही रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्रश तो हम लोग बार बार नहीं करते ना, लेकिन ब्रश जरूर करना चाहिए रात में सोने के पहले, जिससे कि ये खाद्य पदार्थ हमारे मुंह से बाहर निकल जाए। अब यदि ये मुंह में अटका रह गया तब क्या होगा? इस पर मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया हमला करेगा, यानी कि मुंह में हमेशा बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद हैं। तो जब मुंह में कुछ भोजन अटक जाएगा तो ये बैक्टीरिया उस पर क्या करेगा? हमला करेगा और उसका निम्नीकरण करेगा, मतलब उसको तोड़ना शुरू कर देगा। और इसके कारण अम्ल बढ़ जाएगा। मुंह में क्या होगा? अम्ल का मात्रा बढ़ जाएगा। यह अम्ल जो है इनेमल को नष्ट कर देगा, यानी कि इनेमल को कमज़ोर करता चला जाएगा, जो दंत क्षय का प्रमुख कारण बनता है। और इसे ही हम लोग दंत क्षय के नाम से जानते हैं। समझ गए सारी बातों को? अब दंत क्षय होगा तो इससे कैसे बचाव कर सकते हैं? तो भोजन के बाद मुंह साफ करके इससे बचाव किया जा सकता है, यानी ब्रश करके। तो ब्रश करना बहुत ज़रूरी है रात्रि के समय। सुबह जो करते हो ब्रश वो भी बहुत ज़रूरी है, और रात्रि में भी ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। अब तुम बताओ, अम्लीय होने के कारण यहाँ पर दंत क्षय होता है, तो भाई आखिर हमें जो ब्रश करते हैं उसमें जो पेस्ट यूज़ कर रहे हैं या दंत मंजन यूज़ कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? जल्दी से बता दो। तो आंसर है क्षारकीय होना चाहिए। यदि ये क्षारकीय होगा तो इस अम्ल के प्रभाव को क्या करेगा? उदासीन करेगा। ये देखो, ये जो दंत मंजन हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? क्षारकीय होना चाहिए। अब पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। देखो, मधुमक्खी का जो डंक होता है वह अम्ल छोड़ता है। हम लोग मधुमक्खी से डरते हैं क्योंकि वो डंक मार देगा। डंक मारने का क्या मतलब है? कि वो हमारे शरीर में एक अम्ल को छोड़ देगा, जिसके कारण हमें दर्द, जलन, सूजन, ये सारा चीज़ होना शुरू हो जाएगा। अब तुम बताओ, यदि मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है तो उससे आराम के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? तो हमें वहाँ पर क्षारक का उपयोग करना होगा। जैसे कुछ बेकिंग सोडा वगैरह हो तो वहाँ पर लगाने से हमें क्या मिलेगा? आराम मिलेगा। इसी के साथ नेटल के डंक वाले बाल मिथनोइक अम्ल छोड़ते हैं, जिसके कारण भी जलन और दर्द का अनुभव होता है। तो बोलो कि ये नेटल क्या है? देखो, नेटल क्या है? एक पौधा होता है। यहाँ देख सकते हो इसका चित्र। तो एक जंगली पौधा है और तुमने शायद इसे देखा भी होगा। इसकी पत्तियों पर इस तरीके से बाल नुमा आकृति बनी होती है। और ये क्या करता है कि ये जब किसी के शरीर में लगता है तो ये भी एक अम्ल छोड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। यहाँ से ऑब्जेक्टिव तुम्हारा बनता है कि नेटल के डंक में क्या होता है? तो आंसर क्या है? मेथेनोइक अम्ल होता है, जिसके कारण भी क्या होगा? जलन और दर्द होगा।
तो बोलता है कि प्रकृति में नेटल तो बना है, लेकिन अगल बगल वहाँ तुम्हें एक और पौधा मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं डाक का पौधा। ये देखो यहाँ डाक का पौधा है, तो जहाँ नेटल मिलता है उसके अगल बगल डाक का पौधा भी मिल जाता है। तो इसकी पत्तियों को यदि हम लोग डंक वाले स्थान पर लगाएं तो वहाँ पर हमें फायदा होगा, यानी कि जलन से राहत मिलेगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन पत्तियों में क्या मिलेगा? हमें क्षारक मिलेगा, जो कि अम्ल के प्रभाव को क्या करेगा? कम करेगा। तो यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव आता है कि जो नेटल का डंक है उससे राहत के लिए हम लोग किस चीज़ के पौधे की पत्ती यूज़ करते हैं? तो डाक के पौधे की पत्ती को यूज़ करते हैं। अब ये जो पार्ट है तुम्हारा, ये एकदम याद कर लेना है। इसमें बहुत सारे यहाँ पर प्राकृतिक स्रोत लिखे हुए हैं और ये कौन सा अम्ल इसमें पाया जाता है वो याद कर लेना है। जैसे सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है, नींबू में भी सिट्रिक अम्ल होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, खट्टा दूध या दही में लैक्टिक अम्ल, चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल और नेटल के डंक में मेथनोइक अम्ल होता है। इसे एकदम हमें याद कर लेना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। अब आया था, हम लोगों ने अम्ल और क्षारक पढ़ लिया था और हम लोगों ने ये भी देखा था कि जब अम्ल और क्षारक का उदासीनीकरण होता है तो वहाँ पर क्या बनता है? लवण तथा जल का निर्माण होता है। तब उसी लवण के बारे में हमें पढ़ना है। ये देखो लवण, तो लवण का निर्माण अम्ल एवं क्षारक के उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा होता है। परिभाषा क्या लिख सकते हैं? लवण वह यौगिक है जो किसी अम्ल के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षारक के एक या अधिक धनायन से प्रतिस्थापित करने पर बनता है। अब इतना भयंकर तुम्हें नहीं लिखना है, तो ये वाला तुम लिख सकते हो। ये भयंकर दिख रहा है नहीं, यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है, किस प्रकार से ये बनता है वो बता रहा है। ठीक है, वो मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ तुम्हें। देखो जैसे बोलता है यहाँ पर HCl हो गया, तो ये हो गया H प्लस हो गया यहाँ पर, और ये Cl माइनस, और ये हो गया NaOH, ये OH माइनस हो गया। तो H प्लस को कौन हटा देगा? यहाँ पर Na हटा देगा, और Na हटाएगा NaCl बन जाएगा, है ना। और NaCl क्या हो जाएगा? हमारा एक लवण हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखता है कि वह यौगिक जो किसी अम्ल के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षारक के एक या अधिक धनायन से प्रतिस्थापित करेगा। तो ये हो गया हमारा धनायन, जो कि H प्लस को क्या कर रहा है? हटा रहा है यहाँ पर से। ठीक है, और फिर जो चीज़ बनेगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? लवण। यानी यहाँ NaCl क्या बन रहा है? हमारा लवण बन रहा है। अब देखो यहाँ तीन प्रकार के लवण हो सकते हैं। जैसे अम्लीय लवण। अम्लीय लवण किसे कहेंगे? जब ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा और दुर्बल क्षारक होगा और इन दोनों के मिलने से लवण बनेगा, तो उसे हम लोग अम्लीय लवण बोलेंगे। अम्लीय लवण कैसे बनेगा? तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के मिलने से जब लवण बनता है तो उसे क्या बोलेंगे? अम्लीय लवण। जैसे यहाँ देख सकते हो, ये हो गया प्रबल अम्ल और ये हो गया दुर्बल क्षारक। तो ये जो बन रहा है वह क्या है? अम्लीय लवण बन रहा है। ये अम्लीय लवण है। और ये हो गया तुम्हारा जल। समझ गए? इसी प्रकार से यहाँ भी देख सकते हो, ये भी तुम्हारा अम्लीय लवण का उदाहरण हो गया। तो ये सब याद करने का जरूरत नहीं है, बस समझ लो। इसी प्रकार से दूसरा है क्षारकीय लवण। क्षारकीय लवण में क्या होगा? तो इसमें क्षारक प्रबल होगा और अम्ल क्या होगा? दुर्बल होगा। तब जो लवण बनेगा उसे क्षारकीय लवण बनेंगे। और इसके बाद उदासीन तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। उदासीन में दोनों प्रबल होगा, तो यहाँ पर उदासीन लवण का निर्माण होगा। ये पढ़े है ना, हम लोगों ने पढ़ा है उदासीनीकरण अभिक्रिया में। तो ये तो VVI है, तुम्हें पता ही है। बाकी ये सब याद करने का जरूरी नहीं है। अब आ गया कुछ उपयोगी लवण। अब हम लोगों को यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे सबसे पहला है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। बोलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl के अभिक्रिया से क्या मिलेगा? NaCl मिलेगा। कितनी बार पढ़ लिया? बहुत बार पढ़ लिया। NaCl प्लस H2O मिलता है, यानी ये क्षारक है।
ये अम्ल है, ये लवण हो गया और ये क्या बन गया, जल बन गया। चलो कुछ और इंफॉर्मेशन यहाँ बोल रहा है, हमारे देश में नमक का स्रोत समुद्री जल एवं चट्टानें हैं। तो समुद्री जल से तो नमक हमें प्राप्त होता है, लेकिन चट्टानों से भी नमक प्राप्त होता है, इसे रॉक साल्ट के नाम से जानते हैं। भारत में 95% सोडियम क्लोराइड की प्राप्ति समुद्री जल के वाष्पीकरण से होता है। अब ये नमक मिलता कैसे है, तो ये समुद्र है, हमारा समुद्र का जल है, उसको वाष्पीकरण जब कराया जाता है तो हमें नमक प्राप्त होता है, जिसका बाद में शुद्धिकरण करेंगे और हम लोग उसका उपयोग करते हैं। यह नमक खाने योग्य नहीं होता, इसे खाने योग्य बनाने के लिए KiO3 या Ki की थोड़ी मात्रा मिलाकर आयोडीन युक्त किया जाता है, जिससे नमक खाने योग्य बन जाता है। मतलब ये जो वाष्पीकरण हुआ उसके बाद जो नमक आया, हमें उसका शुद्धिकरण करना है, उसमें आयोडीन मिलाना है, तब ये क्या हो जाएगा, खाने युक्त नमक हो जाएगा। दूसरा है हमारा खनिज नमक। तो खनिज नमक को मैंने क्या बताया कि नमक हमें समुद्री जल से भी प्राप्त होते हैं और चट्टानों से भी प्राप्त होते हैं। तो जो चट्टानों से प्राप्त होंगे उसे हम लोग खनिज नमक कहेंगे, और ये जमीन को खोदकर प्राप्त किया जाता है, यानी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। इस नमक में अशुद्धि के रूप में कुछ पदार्थों के कण मिले होते हैं, जिससे नमक का रंग भूरा हो जाता है। इसे खनन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी खोद के प्राप्त किया जाता है। जैसे तुमने देखा होगा मतलब चित्र में या वीडियो में कि कैसे कोयले को निकालते हैं खदानों से खनन करके, वैसे ही यहाँ खनिज नमक को भी खदानों से निकाला जाता है खनन करके। जैसे काला नमक के बारे में तुम जानते हो, खाए भी होगे तुमने। अब साधारण नमक के द्वारा बहुत सारे रसायन बनते हैं, जिसमें कि VBI क्वेश्चन एग्जाम में एकदम पूछता है तुम्हारा। सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद है विरंजक चूर्ण, जो कि एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इम्पॉर्टेंट है कि पूछो ही मत। फिर है बेकिंग सोडा, धोने के सोडा, और लास्ट में हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में अलग से पढ़ लेना पड़ता है। तो अब इन यौगिकों के बारे में हमें बहुत अच्छे से समझना होता है, पढ़ना होता है, इसके उपयोग को पढ़ना होता है, जिसमें सबसे ज़रूरी क्या होता है, विरंजक चूर्ण, वो भी मैं पढ़ाऊँगा। सबसे पहला आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, तो ये नमक के द्वारा ही बनता है, और उसमें जो बाय प्रोडक्ट होता है उससे विरंजक चूर्ण बनता है। इसी के बाद हमें बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, सब यहाँ नमक से ही बनाया जाता है। तो ये अलग अलग प्रोसेस होता है जिससे ये बनता है, इसकी काफ़ी सारी उपयोगिताएं होती हैं, उन सबको हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसको अलग से पढ़ना है, ये नमक से नहीं बनता है। सबसे पहला जो यौगिक हमें पढ़ना है वह है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, NaOH, इसी को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। वीडियो यदि स्लो लग रहा है तो थोड़ा फास्ट करके देखो। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे बनता है, सोडियम क्लोराइड से बनता है, यानी नमक से बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आखिर कैसे बनता है, तो जब सोडियम क्लोराइड को पानी में घोल दिया जाता है, जिसे हम लोग लवण जल कहते हैं, तथा इससे फिर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो यह वियोजित होता है, यानी टूट जाता है, एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, क्लोरीन बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। समझ गए, कितना आसान था। इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि ये हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड, एक्वस मतलब जल में घोला हुआ है। अब इसी को जब हम लोग इससे बिजली पास कराएंगे, यानी कि विद्युत धारा, तुम बिजली मत लिख देना, विद्युत लिखना, कि जब विद्युत धारा पास कराया जाएगा तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन और हाइड्रोजन में टूट जाता है, वियोजित हो जाता है। यहाँ चित्र भी देख सकते हो, इस तरीके से चित्र को सजाया जाता है, मतलब एपरेटस को सजाया जाता है। यहाँ से हम क्या चीज़ डालते हैं, यहाँ से हम लोग NaCl डालते हैं, जिसे ब्राइन कह रहे हैं या फिर लवण जल कहते हैं। और फिर इधर से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी देखो, यहाँ पर ये एनोड एक बना रखा है, एक कैथोड बना रखा है, और यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है, यहाँ एनोड पर HCl2 मुक्त होता है। Cl2 किस में प्राप्त होता है, एनोड पर। यह भी हमें याद रखना है, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है।
कि Cl2 कहाँ पर मिलता है, तो एनोड पे, और कैथोड पर क्या मिलता है, तो हाइड्रोजन गैस मिलता है। और यहीं पे NaOH हमें कैथोड के ही नीचे NaOH प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ तीन चीज़ हमें मिल रहा है, NaOH, H2 यानी हाइड्रोजन गैस और Cl2। और इसी Cl2 का उपयोग करके हम लोग फिर ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण भी बनाते हैं, जो आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट भी है। सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन। देखो यहाँ, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित की जाती है, जैसे मैंने अभी बताया, तो इसके एनोड से क्लोरीन गैस, कैथोड से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। मतलब एनोड पर बोलेंगे कि एनोड के पास क्लोरीन गैस मुक्त होता है और कैथोड के पास हाइड्रोजन गैस, मतलब इससे नहीं उत्पन्न होता है, ऐसे मत समझ लेना। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन कैथोड के पास प्राप्त होता है। तो ये तीनों चीज जो मैंने बताया उसे याद भी कर लेना है। एनोड Cl2, एनोड Cl2, एनोड Cl2, कैथोड H2, कैथोड H2, और कैथोड के पास ही NaOH हमें मिलेगा। अब इसे हम लोग, इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। तुम्हारे दिमाग में आएगा कि इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं। तो इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें क्लोरीन भी मिलता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षारक भी मिलता है। इसीलिए इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण क्लोर क्षार प्रक्रिया के द्वारा होता है, कैसे। तो या फिर इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं क्यों। तो इसका साधारण सा अर्थ है कि यहाँ हमें जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उसमें क्लोरीन भी प्राप्त होता है, उसी से क्लोर लिखते हैं, और क्षारक भी प्राप्त होता है, इसी से क्षार लिखते हैं। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया इसे कहते हैं। याद हो गया। अब आ गया क्लोर क्षार प्रक्रिया के उत्पाद कौन कौन से हैं। तो हमें पहले क्या मिल गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जल्दी बताओ कहाँ मिला। दूसरा, क्लोरीन गैस कहाँ मिला ये भी बताओ। और हाइड्रोजन गैस कहाँ मिला ये भी बताओ। ये तीनों तुम लोग बताओ। और ये देख लो, यहाँ लिखा भी है, हाइड्रोजन कैथोड पे, NaOH भी कैथोड पे, और Cl2 एनोड पे। अब इसका उपयोग क्या होगा, तो हाइड्रोजन गैस का ईंधन में, मार्गरीन, खाद के लिए अमोनिया बनाने में, खाद के लिए जो अमोनिया बनाते हैं उसमें, तो इस तरीके से इसका यूज होगा। Cl2 जल की स्वच्छता के लिए, स्विमिंग पूल में, PVC निर्माण में, रोगाणुनाशक, CFC कीटनाशक, ये सब इसका यूज है। अब धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक, कागज बनाने के लिए कृत्रिम फाइबर, तो ये सारा चीज तुम याद कर सकते हो इसका उपयोग में। यहाँ पर हमारा आ गया विरंजक चूर्ण, जिसका उपयोग हम लोग मतलब जिसको हम लोग किस चीज़ के उपयोग से बनाते हैं, Cl2 के उपयोग से बनाते हैं। VVI है, ये मैं आगे बता रहा हूँ तुम्हें। और ये है तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो H2 और Cl2 मिला करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। इसका भी अलग अलग उपयोग है, मन है तो याद कर सकते हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर 4 उपयोग है, कम से कम 2-3 उपयोग याद कर लेना है। तो इसका उपयोग धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए किया जाता है, साबुन और अपमार्जक बनाने में किया जाएगा, इसका उपयोग कागज बनाने में किया जाएगा। तो ये जो दूसरा है तुम्हें, ये मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 4 में, कि किस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करके हम लोग साबुन बनाते हैं या अपमार्जक बनाते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्लोरीन का भी उपयोग जैसे मैंने ऊपर बताया तुम लिख सकते हो, हाइड्रोजन का भी उपयोग लिख सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी उपयोग लिख सकते हो। तो ये सब चीज़ तुम खुद कर सकते हो। हालांकि उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हर एक चीज़ याद करना है, लेकिन ये चीज़ तो एकदम याद कर लेना है, क्योंकि पूरे चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट है विरंजक चूर्ण। सबसे पहला विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaOCl2। कई बार ऐसे फंसा देता है एग्जाम में, Ca2OCl, CaO2Cl, CaO2Cl2, CaOCl2, ABCD, ये 4 ऑप्शन है।
अब देखो कितना कन्फ्यूज़न हो सकता है और बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, CaOCl2। तो ये पहला चीज़ है जो तुम्हें याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो विरंजक चूर्ण का उत्पादन कैसे होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है? तो बस दो बात इसमें याद रखना है। पहला है शुष्क बुझा हुआ चूना पर किसकी क्रिया कराई जाती है, क्लोरीन की। तो हमें क्या मिलता है, विरंजक चूर्ण मिलता है। बस तीन ही चीज़ याद करना है। ये हो गया शुष्क बुझा हुआ चूना, उस पर क्लोरीन गैस का क्रिया कराया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, विरंजक चूर्ण मिलेगा। इसे हमें याद कर लेना है। इस प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण हम लोग यहाँ देख सकते हैं। अब विरंजक चूर्ण का उपयोग भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा और लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए। तो मुख्य रूप से यहाँ पर विरंजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विरंजन मतलब उसका रंग को उड़ाने के लिए, ये समझ लो। जैसे मान लो कि एक कपड़ा रंगीन कपड़ा है, उसको विरंजक चूर्ण में डालेंगे तो ये इसका रंग को क्या कर देगा, हटा देगा। इसे ही विरंजन कहते हैं। दूसरा, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में भी इसका उपयोग होगा, दो हो गया। तीसरा, पानी वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग होता है। तो ये वाला भी चीज़ तुम याद कर लो। और ये वाला तुमने देखा भी होगा, यदि गांव में रहते हो तो कुएं में विरंजक चूर्ण डालते हैं। विरंजक चूर्ण को इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर के नाम से तुम सब लोग जानते होगे। इसको नालियों में भी यूज़ करते हैं कीटाणुओं को हटाने के लिए, और इसका बहुत तीखा स्मेल भी होता है, गंध भी होता है। तो काफ़ी लोग तुम लोग जानते भी होगे इस ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट आ गया बेकिंग सोडा का उत्पादन। तो फिर से यहाँ बेकिंग सोडा किसे कहते हैं, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। बेकिंग मतलब खाना पकाने वाला सोडा। तो यहाँ दो सोडा हम लोग को पढ़ना है। पहला है बेकिंग सोडा और दूसरा है, बताओ, यस, धोने वाला सोडा, जिसको वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को धोने वाला सोडा कहते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम है। इसे हम लोग खाने वाला सोडा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बेकिंग सोडा का उत्पादन या निर्माण कैसे होता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। कच्चे पदार्थ में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर इसका निर्माण किया जाता है। तो जैसे मैंने बताया, इसका उत्तर क्या हुआ कि इसका भी निर्माण सोडियम क्लोराइड से होता है। तो ये समीकरण हम लोग लिख सकते हैं। यह है सोडियम क्लोराइड, जल, CO2 और अमोनिया, इसको मिला करके NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, और क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यही हमारा बेकिंग सोडा बन गया। तो इसको यहाँ से यहाँ तक आपको याद नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में इतना पूछता नहीं है। अब खाना पकाते समय जब इसे गर्म किया जाता है तो ये अभिक्रिया होती है, यानी जो NaHCO3 है ये टूटकर Na2CO3H2O और CO2 बनाता है। यह भी एक क्वेश्चन के रूप में आप याद कर सकते हैं, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। क्या होता है जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है? तो आंसर है सोडियम कार्बोनेट बनता है। सीधा सा ये प्रश्न है और इसका उत्तर है। देखो, केमिस्ट्री में काफ़ी चीज़ें हमें याद करनी पड़ती हैं, ये तो तुम भी जानते हो। अब आ गया बेकिंग सोडा का उपयोग। तो सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़ा बनाने के लिए किया जाता है। तुमने देखा होगा कि जो सोडा है इसका उपयोग हम लोग घरों में करते हैं, मतलब रसोई घर में मुख्य रूप से करते हैं, क्योंकि इसे खाने का सोडा कहते हैं। और इसका उपयोग करके हम बहुत सारे खाद्य पदार्थों को बनाते हैं घरों में। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। देखा होगा तुमने कि सोडा किसी चीज़ में डाल दिया जाएगा तो वो जल्दी से पक भी जाता है। यह एक दुर्बल क्षारक है जिसका उपयोग कई बार अति अम्लता यानी एसिडिटी की स्थिति में किया जाता है। मतलब यह एंटासिड के रूप में भी यूज़ किया जाता है।
और ये एंटासिड का एक घटक भी है। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर को बनाने में किया जाता है। अब बोलोगे ये बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा अलग अलग है क्या? बिल्कुल, ये बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर क्या है? दो अलग अलग चीज़ हैं। ये दोनों अलग हैं, दोनों में बेकिंग है, लेकिन ये एक है पाउडर, दूसरा सोडा। अब इसको क्या आसानी से पहचाना जा सकता है? हाँ, इसको टच करके आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन वो तुम्हें आना चाहिए कि कौन पाउडर है कौन सोडा। अब इन दोनों का उपयोग घरों में हम लोग खाना पकाने के लिए ही करते हैं। तो भाई बेकिंग पाउडर में ऐसा क्या चीज़ होता है? तो सीधा सा आंसर इसका है कि जब बेकिंग सोडा में कुछ खाने का अम्ल मिला देते हैं तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। बस इतना सिंपल सा बात है, कोई भारी भरकम सा चीज़ नहीं है। सीधा सा बात है कि जो बेकिंग सोडा है उसमें कुछ अम्ल मिला देंगे तो वो बेकिंग पाउडर बन जाता है। बस इतनी सी बात तुम्हें याद रखनी है। अब इसका इस्तेमाल, जो बेकिंग सोडा है हमारा, इसका इस्तेमाल हम लोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो ये तो तुमने क्लास 8 में सीखा ही होगा। ये देखो यही है सोडा अम्ल अग्निशामक। इसी में हम लोग बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, यानी सोडियम, ये देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सॉल्यूशन यूज होगा और साथ में यहाँ पर अम्ल का यूज होगा। और इन दोनों के यूज से हम लोग क्या करते हैं, फिर यहाँ पर CO2 बनाते हैं और इस CO2 के द्वारा आग को बुझाते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारा नेक्स्ट चीज़, बेकिंग सोडा का उपयोग। तो इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक बनाने में किया जाता है। सोडा अग्निशामक में क्या होता है कि जो बेकिंग सोडा है उसका अभिक्रिया अम्ल से कराया जाता है, जिससे कि CO2 उत्पन्न होता है और इस CO2 के द्वारा फिर आग बुझाया जाता है। इतना डिटेल पढ़ना नहीं है, हालांकि ये नोट्स में पूरा डिटेल बताया गया है। अब बेकिंग पाउडर कैसे बनता है ये मैंने अभी तुरंत बता दिया। तो जब बेकिंग सोडा में कुछ खाने वाले अम्ल जैसे कि टार्टरिक अम्ल मिला दिए जाते हैं तो बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। अब बेकिंग पाउडर को जल में मिलाकर गर्म किया जाता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अम्ल का सोडियम लवण प्रदान करता है। और इसीलिए तुमने देखा होगा कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्पन्न होता है, इसी कारण से जो ब्रेड है, केक है, उसको फुलाने या स्पॉन्जी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो जब ब्रेड बनाया जाता है, केक बनाया जाता है, तो उसमें बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, जिससे कि CO2 का निर्माण होता है और ये CO2 के कारण वो फूल जाता है, स्पॉन्जी और मुलायम हो जाता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, धोने का सोडा। तो धोने का सोडा क्या है जल्दी से बता दो? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ऐड कर देना है एक और चीज़ कि Na2CO3.10H2O। अब ये 10H2O क्या है? तो जो Na2CO3 होता है इसमें जब जल मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? जल, तो यही हो जाएगा क्रिस्टलीकरण, यानी कि इसमें जल के अणु मिलकर इसको क्रिस्टलीकरण करेंगे तो इस प्रकार से फिर हमें क्या मिलता है? हमें धोने का सोडा मिलता है। तो पूछा जाएगा कि धोने का सोडा कैसे बनाया जाता है? इसका उत्तर है कि सोडियम कार्बोनेट का जब क्रिस्टलीकरण होता है तो फिर क्या मिलता है? धोने का सोडा हमें प्राप्त होता है। ये देखो यही है सोडियम कार्बोनेट। इसमें जब 10H2O मिलकर के क्रिस्टलीकरण करेगा तो इस प्रकार से ये हमें धोने का सोडा प्राप्त होगा। समझ गए? अब बोलो कि क्रिस्टलीकरण क्या है, तो आगे इसमें पढ़ाया भी गया है कि क्रिस्टलीकरण क्या है। अब देखो उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। उपयोग एकदम याद कर लेना है, कोई भी चीज़ का उपयोग कम से कम 2 उपयोग हमेशा पूछा जा सकता है, इसलिए उपयोग दिमाग में रखना है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है, जल के अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। तो देखो यहाँ पर क्रिस्टलीकरण का जल यहाँ पर बताया गया है। लवण की एक अणुसूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलीकरण का जल कहते हैं। क्रिस्टलीकरण कहने का मतलब है वह क्रिस्टल के रूप में मिलेगा और उसके लिए वहाँ जल के अणु क्या होने चाहिए? उपस्थित होने चाहिए।
अब यहाँ जल के अणु उपस्थित होने का ये मतलब नहीं है कि वो गीला होगा, वह किस फॉर्म में होगा, क्रिस्टल के फॉर्म में होगा। जैसे यहाँ देख सकते हो CuSO4 मतलब कि कॉपर सल्फेट में 5 H2O मिला हुआ होता है, तब इसे क्रिस्टल हम लोग कहेंगे कि 5 H2O मिलेगा तब ये कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल बनाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट में 10 H2O मिला है, कैल्शियम सल्फेट में 2 H2O मिला है, और इसी प्रकार से FeSO4 में 7 H2O मिला रहता है क्रिस्टलीकरण का। इसे हम लोग क्या कहते हैं, जल कहते हैं। चलो, तो लास्ट हमारा आता है जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसके पहले समझ लो जिप्सम किसे कहते हैं। तो ये है हमारा जिप्सम। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम होता है CaSO4.2H2O को हम लोग क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। तो जिप्सम के द्वारा ही हमें क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है यदि क्वेश्चन पूछा जाए, तो जब जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है और साथ में जल के अणु मुक्त होते हैं। तो ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस बनने की प्रक्रिया। तो ये भी क्वेश्चन उतना एग्जाम में नहीं आता है। अब जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम लोग पानी को मिलाते हैं, ये तुरंत क्या होता है, बहुत कड़ा हो जाता है और फिर जिप्सम का निर्माण होता है। इसका मतलब जब जिप्सम को गर्म करेंगे तो ये बनेगा और इसमें पानी मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जिप्सम मिलेगा। इस प्रकार से इसे याद भी कर सकते हैं। इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, और हाफ H2O को बोलते हैं हेमीहाइड्रेटेड। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ से भी क्वेश्चन याद कर लो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब जल मिलाया जाता है तो यह पुनः क्या बनेगा, एकदम ठोस हो जाएगा और जिप्सम बनेगा। इसका भी उपयोग याद कर लेना है हमें। तो तुमने देखा होगा बहुत लोगों का हाथ पैर टूट जाता है, तो उसमें इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करके उसका प्लास्टर किया जाता है उसके हाथ में या पैर में, और इससे टूटी हुई हड्डियों को सहारा मिलता है, जिससे कि ये टूटी हुई हड्डियां वापस फिर से जुड़ती हैं। तो ये टूटी हुई हड्डियां अपने आप जुड़ती हैं, ये समझ लो, प्लास्टर ऑफ पेरिस से नहीं जुड़ता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करता है, उसको सही जगह पर स्थिर रखने का काम करता है। इसका उपयोग यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है, और इसी तरीके से सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। मतलब ये जो दीवार है तुम्हारे घरों में, वहाँ कहीं छेद हो गया या फिर उसको चिकना बनाना है, उसके लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। इसका NCERT सॉल्यूशन आगे मैं ऐड कर दे रहा हूँ, तो उसे भी तुम पढ़ सकते हो। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ऐसे ही अनेक वीडियो तुम्हारे पास आने वाले हैं, गणित के भी आने वाले हैं, तो तुम उसे देख सकते हो और एक ही बार में ये चैप्टर तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।